हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी को मुस्कुराता हुआ देखकर विहिंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम अभी मुस्कुराए? जिस पर वांगजी ने नोट किया। और विहिंग वांगजी से कहता है, लंजा, हम वैनकिंग तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तुम भी अपना सेक्ट छोड़ चुके हो, है ना? तभी वांगजी ने कहा, हाँ, मैंने छोड़ तो दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि अंकल और भैया इस बात को समझ रहे हैं। अब वो कुछ देर तक चुप रहते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद विहिंग बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। हमारी पास लाइफ में वो क्लासेस नहीं लेती थी, बल्कि पीछे पहाड़ियों में घूमते रहती थी। अब मुझे पता है कि वो वहाँ क्या करती थी। वो वहाँ इन आयरन ढूंढ रही थी। अगर हम क्लाउड रेसेस वापस जा पाए तो वो हमें उन पहाड़ियों में ही मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद वांगची कहता है, विहिंग, तुम्हें याद है हमारी पास्ट लाइफ में तुमने गेट का रक्षा कवच तोड़ दिया था? क्या तुम अभी भी वैसा कर सकते हो? पर हम सीधे पहाड़ियों में जाएंगे, नहीं तो हो सकता है हम पकड़े जाएं। कुछ देर तक विहिंग सोचता रहा। अब वो अपनी नाक को थपथपाते हुए कहता है, ठीक है, पर हम कल वहाँ जाएंगे, क्योंकि आज मुझे रेस्ट करना है। आज हम यहीं किसी होटल में रुकेंगे। तभी वांगची ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर आज रात को भी हमें क्लाउड रेसेस जाना होगा, क्योंकि मुझे खजाने से कुछ निकालना है। ये बात वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ कही थी, जिसे देखकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कुछ देर तक वांगजी की वर्ड्स को प्रोसेस होने के बाद विहिंग जोर जोर से हंसने लगा। अब विहिंग कहता है, लंजा, लगता है तुम्हारे अंकल सही थे। देखो ना, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। आज तुम अपने ही खजाने में चोरी करने की बात कर रहे हो। विहिंग जोर जोर से हंस रहा था। तभी वांगजी उसे ग्लेर करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, मैं वहाँ चोरी नहीं कर रहा। मैं बस वो लेने जा रहा हूँ जो मेरा है। इस बात पर विहिंग कहता है, ओ, ओके ओके, सॉरी, तुम चोरी नहीं कर रहे, बस अपनी चीज़ लेने जा रहे हो। विहिंग की बात पर वांगजी फिर से सर हिलाता है। विहिंग ने वांगजी के लिए फूड और अपने लिए वाइन ऑर्डर करी। उन दोनों को बहुत सारे प्लान्स बनाने थे, जैसे वैनकिंग अगर मान गई तो वो उसकी फैमिली को कहाँ रखेंगे, वो अपने संप्रदाय को कैसे बचाएंगे, और वैंस के हमले से कैसे क्लाउड एसेस को चलने से बचाया जाए। है ये भी प्लान बनाना था कि वो उस गुफा में मौजूद जानवर को कैसे मारेंगे। वो दोनों बातें करते करते अपने फूड का वेट कर रहे थे। वो बात करने में इतने बिजी थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कोई उनके बगल वाले टेबल में आके उनकी सारी की सारी बातें सुन रहा है। इन लोगों की बात सुनते हुए उसके माथे में एक फ्रोन था, लेकिन वो अभी खुश है कि ये दोनों साथ हैं और उसके दोस्त ने उस सेक्ट को छोड़ दिया जो उसकी इज्जत नहीं करता था। जानता था कि जियान फैमिली विहिंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करती। फाइनली उसे समझ आ गया था कि अचानक से विहिंग और वांगजी इतने क्लोज क्यों आ गए हैं। से सारी बात तो समझ आई, पर एक बात समझ नहीं आई कि विहिंग और वांगजी वेंस को क्यों बचाना चाहते हैं। वो वहाँ से उठता है और इनसे बाहर चला जाता है। जल्दबाजी में वो ये तक भूल गया था कि वो यहाँ एम्परर स्माइल लेने आया था। कुछ देर बाद विहिंग और वांगजी का खाना आ गया था। विहिंग, जो 1 मिनट में 100 वर्ड बोल ले रहा था, वहीं दूसरी ओर वांगजी था जो चुपचाप अपना फूड खा रहा था। वो बीच बीच में हूँ कर देता,
जिससे विहिंग को पता चल सके कि वांगजी विहिंग की बात सुन रहा है। डिनर कर लेने के बाद वो लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं। डर उन्हें ऊपर वाले रूम में ले जाता है। अब रूम के अंदर पहुंचने के बाद विहिंग ने वांगजी से कहा, लंजा, मुझे लगता है तुम्हें काले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ब्लैक रोब्स अंधेरे में दिखाई नहीं देंगे। लंजा ने सर हिलाया और रूम से बाहर चला गया। अब वो कुछ देर बाद ब्लैक रोब्स के साथ अंदर आता है। जैसे ही विहिंग ने वांगजी के हाथों में काले कपड़े देखे, वो हंसने लगा, सोचकर कि लंजा कितना चेंज हो गया है। वांगजी ब्लैक रोब्स को पकड़ता है और बाथरूम में जाके चेंज कर लेता है। कुछ देर बाद जब वांगजी चेंज करके बाहर आया तो विहिंग उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें और खुले मुंह के साथ देख रहा था। अब विहिंग कहता है, लंजा, तुम में तो ब्लैक रोब्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बात पर वांगजी ने स्माइल करी। वहीं विहिंग बस उसे घूरे ही जा रहा था। अब विहिंग कहता है, तो आज हम क्लाउड ड्रेसेस में जाकर चोरी करने वाले हैं, राइट? हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? वांगजी ने आंसर किया, नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे। इस बात पर विहिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। वैसे तुम्हारे पास अब टोकन भी नहीं है, तो हम अंदर कैसे जाएंगे और अपना सामान लेकर कैसे बाहर आएंगे बिना किसी की नज़रों में आए? लंजा ने आंसर किया, विहिंग। विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, मैं? तभी लंजा कहता है, मुझे पूरा यकीन है विहिंग मुझे बिना किसी की नज़रों में आए अंदर ले जा लेगा। तभी विहिंग ब्लिंक करते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर बहुत यकीन है लंजा। तभी वांगजी ने कहा, हमेशा से। अब आधी रात हो गई थी। वो दोनों अपनी रूम की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और सीधे क्लाउड रेसेस की ओर बढ़ते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी गेट पर कोई गार्ड नहीं था, जिससे वो दोनों आसानी से अंदर चले गए। अंदर पहुंचने के बाद विहिंग फुसफुसाते हुए कहता है, अब की सौ लंजा। वांगजी छत की ओर इशारा करता है। तभी विहिंग कहता है, ओ, समझ गया। अब उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्र है आज चांद ज़्यादा चमकीला नहीं है, नहीं तो हमें परेशानी होती। वांगजी हमेशा की तरह अपना सर हिलाता है और छत की ओर चला जाता है। विहिंग भी उसको फॉलो करने लगा। वो दोनों एक के बाद एक छत पर जाने लगे। जैसे ही उन्हें कोई गार्ड दिखता तो वो छुप जाते। उनके काले रोब अंधेरे में फिट बैठ रहे थे, जिससे वो किसी को दिखाई नहीं दिए और देखते ही देखते वो लोग खजाने के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। विहिंग खजाने के दरवाजे के ताले की ओर देखता है। उसने उसका निरीक्षण किया। अब उसने एक तालिस्मान निकाला और अपने हाथ से खून निकालकर उसमें कुछ लिखा, जिससे वो दरवाज़ा तुरंत ही खुल गया। वहीं दूसरी ओर वांगजी था, जो एक्साइटेड आंखों से उसकी ओर देख रहा था। अब वो दोनों अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर जाते ही वांगजी ने एक लालटेन जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। वो दोनों सीधे उस कमरे में गए थे जहाँ पर सोना चांदी रखा हुआ था। इतना सारा सोना देखकर विहिंग कहता है, लंजा, क्या हम ये सारा का सारा सोना ले जाने वाले हैं? इसे ले जाते तो हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। तभी वांगजी ने कहा, नहीं, हम सिर्फ वो ले जाएंगे जो मेरा है। इतना कह के वांगजी अपने नाम की अलमारी देखने लगा। तभी विहिंग कहता है, ओ, मैं अब समझा, तो तुम्हारे खानदान में हर किसी के पास अपनी पर्सनल सोने और चांदी की अलमारी है? वांगजी ने कहा, हाँ, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं।
जैसे ही वांगजी अलमारी खोलता है, विहिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी अलमारी सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। अब वांगजी लगभग 20 थैले निकालता है, जिसमें से उसने 10 थैले विहिंग को पकड़ा दिए। अब विहिंग अपने बड़े मुंह से कहता है, लंजा, क्या ये सब तुम्हारा है? वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो अब जल्दी से इन थैलियों को भरना शुरू करो, पूरी रात नहीं है हमारे पास। ये सुनते ही विहिंग ने अपना मुंह बंद किया और फटाफट थैलियां भरने लगा। उस अलमारी को खाली करने में उन्हें लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। जैसे ही अलमारी खाली होती है, विहिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा, इतने सारे बैग्स मैं नहीं उठा पाऊंगा, इससे तो मेरा कंधा ही टूट जाएगा। वो पाउड बनाते हुए ये सब कह रहा था। तभी वांगजी विहिंग की ओर अपनी आईब्रोज उठाकर कहता है, विहिंग, ये इतना भारी भी नहीं है, तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। आप जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। इतना कह के लंजा बैग पकड़ता है और चलने लगता है। विहिंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने सभी बैग्स को अपने कंधे पर लांग दिया। अब वो फिर से छत के रास्ते क्लाउड रेसेस से बाहर जाने लगे। वो सेफली गेट की ओर पहुंचते हैं और क्लाउड रेसेस से बाहर निकल जाते हैं। इस बार भी वो अपने रूम की खिड़की से अंदर आए थे। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, विहिंग ने बैग्स को नीचे फेंका और खुद भी जमीन पर गिर गया। अब विहिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बाहें अब ठीक हैं और मैं इनका दोबारा इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कहते हुए विहिंग अपने हाथ पैर हिला रहा था। वांगजी आंसर करता है, विहिंग ठीक हो जाएगा, मेरा विहिंग तो स्ट्रांग है। उसने ये कहा और अपना बैग भी नीचे रख दिया। और विहिंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुम बहुत क्रूर हो। इस बात पर वांगजी ने जवाब दिया, मैं विहिंग के साथ कभी भी क्रूर नहीं था। चलो अब आराम करते हैं। इतना कह के वांगजी बेड की ओर जाने लगा। विहिंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी उठता है और वांगजी के बगल में जाके लेट जाता है। विहिंग ने सोने से पहले वांगजी की तरफ देखकर कहा, देखना, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। इस बात पर वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, गुड नाइट विहिंग। विहिंग ने भी वांगजी को गुड नाइट विश किया और वो दोनों सो गए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। ऐसे ही सेक्ट लीडर जियान युनमैक पहुँचते हैं। घाट के किनारे ही यानली खड़ी थी। वो विहिंग का इंतज़ार कर रही थी। नाव से उतरते ही उसने अपने पापा से पूछा, फादर, आशन कैसा है? वो ठीक है ना? उसे कहीं चोट तो नहीं लगी? आप उसे अपने साथ ले आए? उसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं? इस बात पर सेक्ट लीडर जियान ने बस इतना कहा, चलो घर जाकर बात करते हैं। अपने फादर की ये बात सुनकर यानली को महसूस हो गया था कि इस बार आशन ने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। इसीलिए उसके पापा के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें साफ नज़र आ रही हैं। अब जैसे ही वो अपने महल पहुंचते हैं, मैडम यू दौड़ती हुई आई। वो गुस्से में थी और वो चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ है वो बदमाश? उसने हमारे सेक्ट की नाक कटवा के रख दी। मैंने उसे कहा था कि वो वहाँ जाके सही से बिहेव करे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसे बताऊंगी कि डिसिप्लिन क्या होता है। अब जियांग फैंगमियान अपनी वाइफ से कहता है, माय लेडी, चलो मेरे ऑफिस में चलो। ये कुछ प्राइवेट बात है जो हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तभी मिस यू गुस्से में कहती है, क्या उसने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी कि हमें प्राइवेट में बात करना पड़े? ये सब मैडम यू चिल्लाते हुए कह रही थी।
तभी यानली कहती है, मॉम प्लीज़, क्या आप पापा की बात नहीं मान सकती? यानली ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मैडम यू की चिल्लाने की आवाज़ से सभी लोग उन्हीं को घूर रहे थे। अब वो लोग फैंग मियान के ऑफिस में चले गए। जैसे ही यानली और मैडम यू अंदर जाते हैं, फैंग मियान जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है जिससे कोई भी उनकी बात ना सुन सके। ऑफिस के अंदर जाते ही मैडम यू ने चिल्लाते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम प्राइवेट में करना चाह रहे हो? मैडम यू गुस्से में कहती है, क्या तुम उस लड़के को नहीं लेके आए? याद रखना, अगर तुम उसे लेके आए हो तो तुम फिर से रिग्रेट करोगे। फैंग मियान ने सर झुकाकर जवाब देते हुए कहा, विहिंग ने सेक्ट छोड़ दिया है, वो अब इस सेक्ट का हिस्सा नहीं है। फैंग मियान की बातों से उस रूम में सन्नाटा छा गया था। तभी मैडम यू जो चिल्ला रही थी वो धीरे से पूछती है, क्यों? वो अलग क्यों हो गया? क्या तुमने उससे कुछ कहा जिससे उसने सेक्ट छोड़ दिया? वहीं दूसरी ओर यानली थी जो ये बात सुनते ही शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब मैडम यू फिर से कहती है, तो तुमने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? भूलो मत, उसका हम पर कर्ज है। हमने उसे सड़क से उठाया है और आज तक उसे पाला है। वो हमारा लाइफ टाइम के लिए कर्जदार है। तभी फैंग मियान कुछ तालिस्मान निकालकर मैडम यू को दिखाते हुए कहता है, इन तालिस्मानों से उसने अपना कर्ज चुका दिया है। मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुछ तालिस्मान उसका सारा कर्जा उतार देंगे? क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? वो ज़िंदगी भर के लिए हमारा कर्जदार है, समझ आया आपको? फैंग मियान उसे तीनों तालिस्मान दिखाते हुए कहता है, ये कोर प्रोटेक्टिव तालिस्मान है और ये फायर से बचाता है और ये हमारे सेक्ट को मजबूत करेगा। तभी मैडम यू ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुछ तालिस्मान हैं और हमें इनकी क्या ज़रूरत है? भूलो मत, हम ग्रेट 5 सेक्ट में से एक हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि वो हम पर हमला करें। इतना कहते ही मैडम यू फैंग मियान के हाथ से उन तालिस्मानों को लेती है और उन्हें फाड़ देती है। ये देखकर फैंग मियान ने शौक में पूछा, तुमने इन्हें फाड़ा क्यों? तभी मैडम यू कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये कुछ तालिस्मान उससे ले लूँगी? उसका डेब्ट हम पे बहुत ज़्यादा है और ये कुछ तालिस्मान से नहीं उतरने वाला। मैं उस लड़के से कुछ भी नहीं लूँगी, समझ आया तुमको? अब फैंग मियान ने गुस्से में कहा, तुमने इन तालिस्मान को क्यों फाड़ा? हम इसका अच्छा यूज़ कर सकते थे। और रही बात विहिंग की, तो तुम उसे यहाँ आने में मजबूर नहीं कर सकती। अगर वो नहीं आना चाहता तो ये उसकी ज़िंदगी है और हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। इस बात पर मैडम यू अपने सीट से खड़ी हुई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मैडम यू के जाने के बाद फाइनली यानली कहती है, उसके आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए अपने फादर से पूछा, पापा, आप जानते हैं आशन ने ऐसा क्यों किया? उसने क्यों ये सेक्ट छोड़ दिया? इस बात पर फैंग मियान ने उसे बस एक बिटर स्माइल दी। फैंग मियान कहता है, मुझे नहीं पता आशान ने ऐसा क्यों किया, पर उसने बस इतना बताया कि वो हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहा है। अब फैंग मियान फिर से कहता है, न जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा आशान नहीं था। आज वो बहुत बदला हुआ था। अब यानली कहती है, पर फादर, वो हमारी फैमिली है, वो हमारा भाई है, वो ऐसे हमें नहीं छोड़ सकता। क्या आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते? वो ऐसे हमें कैसे छोड़ सकता है? तभी फैंग मियान कहता है, यानली, मैंने कोशिश करी थी पर वो नहीं आना चाहता। मैंने और तुम्हारे ब्रदर ने कोशिश करी है पर वो सच में नहीं आना चाहता। मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुनते हुए
यानली की आंखों में आंसू थे। वो अपनी सीट से उठती है और अपने फादर को बो करती है और चुपचाप ऑफिस से बाहर चली जाती है। यानली के जाने के बाद फैंग मियान उन फटे हुए तालिस्मान की ओर देख रहा था। फैंग मियान अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। वो जानता था मैडम यू को जब पता चलेगा वुशान ने उनका सेक्ट छोड़ दिया है तो वो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो तालिस्मान को ही फाड़ देगी। अगर उसे इसका थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो वो मैडम यू को कभी भी तालिस्मान नहीं दिखाता। मेज पर तालिस्मान के पड़े हुए टुकड़ों को देखकर फैंग मियान सोच रहा था, वुशान, तुमने ये सेक्ट क्यों छोड़ दिया? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है वुशान। वहीं क्लाउड रेसेस में अब सभी को पता था कि हांगुन जुन और वी वुशान अपने अपने सेक्ट से अलग हो गए हैं। सब ये तो जानते थे कि उन दोनों ने सेक्ट को छोड़ दिया है, पर इसका कारण किसी को नहीं पता। क्लासेस पहले की तरह ही चलने लगी थी। अब साल खत्म होने में कुछ ही महीने बचे थे। वहीं जियान चैन का गुस्सा भी अब पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। वो हमेशा गुस्से में ही रहता, जिससे और बच्चे उससे दूर रहने लगे थे। कई बार बच्चों ने जियान चैंग से कारण जानने की कोशिश करी थी कि विहिंग उनसे अलग क्यों हो गया, पर जियान चैंग ने जिस बच्चे ने उससे पूछा उसको खूब मारा। जियान चैंग को विहिंग का नाम सुनना भी पसंद नहीं। उसे गुस्सा आता है जब कोई भी विहिंग का नाम उसके सामने लेता है। वहीं सिचैन ने सब लोगों से ये बात छुपाने की कोशिश करी कि उसका भाई अब कभी नहीं लौट कर आएगा। ने अपने अंकल से इस बारे में बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके अंकल ने वांगजी के सेक्ट छोड़ने का कारण विहिंग को बताया। लेकिन सिचैन को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में विहिंग और वांगजी इतने क्लोज कैसे आ गए कि वांगजी ने उसके लिए अपना सेक्ट तक छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर लैन कुरैन था, जो हर एक गलती का जिम्मेदार विहिंग को समझ रहा था। सोचता था कि जैसे विहिंग की मॉम हमेशा परेशानियां खड़ी करती थी, वैसे ही विहिंग भी करता है, लेकिन वो वांगजी को वापस लाना चाहता है। उसे नहीं पता कि वो वांगजी को कैसे मनाएगा, पर उसे वांगजी को वापस लाना ही होगा। सेक्ट से अलग होने के बाद वांगजी ने कभी भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करी, ना ही बात करने की। ही दूसरी ओर विहिंग और वांगजी थे जो वैनकिंग से बात करने जा रहे थे। ऐसा उन्होंने सोचा था। वैनकिंग उन्हें गुसू की पहाड़ियों में ही मिली। वो अपनी सुइयों से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। से ही उसे एहसास होता है कि कोई और भी वहाँ पे मौजूद है। वैनकिंग तुरंत ही अपनी सुइयां छुपा लेती हैं और झुकते हुए हांगुन जुन और विहिंग को प्रणाम करती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।